हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। जितने भी मेरे जीएनएम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट से है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बायो साइंस जो कि फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो मैंने इससे पहले दो वीडियो सभी सब्जेक्ट में डिफिनीशन टर्मिनोलॉजी का दे चुका हूँ। और मैंने कहा भी था कि लगभग 3 से 4 वीडियो, लगभग 4 वीडियो आपके हर एक सब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो यह तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा सभी सब्जेक्ट का, अभी तीसरा वीडियो सभी सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इन सब का जो है हिंदी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी या डिफिनीशन का वेबसाइट पर मिल जाएगा। जहाँ पे आप पहले पढ़ते थे वहीं पे सब मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि बायो साइंस में माइक्रोबायोलॉजी भी आता है, माइक्रो साइंस में एनाटॉमी भी है और फिजियोलॉजी भी है, 3 टॉपिक है। तो ये ड्रॉपलेट, ये सब संक्रमण वाला माइक्रोबायोलॉजी में है, ठीक है। देख लीजिए, ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है। तो सूक्ष्म संक्रमित कणों द्वारा, जैसे नाक से छींकने द्वारा, मुख से थूकने द्वारा, इन सभी चीज़ों से फैलने द्वारा जो संक्रमण होता है वो ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। देखिए, ड्रॉपलेट संक्रमण का मतलब होता है कि जो छींटा या जो बूंद से सूक्ष्म कणों के द्वारा, जैसे नाक से निकलने वाला छींक, ठीक है ना, खांसने पर निकलने वाला छींक, मुख से थूकने पर जो छींट निकलता है, उन सभी कणों में भी अब मान गए एक संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, जिसको टीबी है। अब वो टीबी है, वह खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, तो क्या होगा, उससे छींटा निकलेगा और वह छींटा वातावरण में मिलेगा और उसको कोई और श्वसन करेगा, स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको जो फैल जाएगा वह ड्रॉपलेट संक्रमण के माध्यम से। बातें को समझ गए। चलिए, तो यही ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, जो एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छींकने, खांसने और थूकने पर जो उसके निकलता है कण, छींटा, उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा श्वसन के माध्यम से अंदर लेने से वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और वह ड्रॉपलेट संक्रमण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी इन्फेक्शन। एक स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला संक्रमण प्राथमिक संक्रमण कहलाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन अचानक से उसमें संक्रमण आया है, उत्पन्न हुआ है, तो वह एक प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में जो प्रथम संक्रमण उत्पन्न होता है उसी को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में प्राइमरी मतलब ही होता है फर्स्ट, सबसे पहला, ठीक है ना। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई नया सूक्ष्मजीव ऐसे व्यक्ति में प्रविष्ट होकर संक्रमण उत्पन्न करता है जिसमें पहले से कोई न कोई विद्यमान यानी मौजूद किसी संक्रमण से प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई हो। ऐसा संक्रमण द्वितीय संक्रमण कहलाता है। देखिए, सेकेंडरी संक्रमण कहने का मतलब है कि पहले से कोई एक संक्रमण था, अब ये संक्रमण क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो पहले से एक संक्रमण मौजूद है, यह कहीं ना कहीं बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर किया है। अब एक कमज़ोर होने के बाद कोई दूसरा संक्रमण बॉडी में प्रवेश कर गया तो वही द्वितीयक संक्रमण हो जाता है। बातें को समझ गए। मतलब जब कोई नया सूक्ष्मजीव ऐसे व्यक्ति में प्रवेश करता है जो पहले से किसी न किसी संक्रमित रोग से संक्रमित है, ठीक है, और वह पहला संक्रमण रोग के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण वह दूसरा संक्रमण जो है प्रवेश कर जाता है, और यही द्वितीयक संक्रमण होता है। जैसे मान गए एड्स, किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है, ठीक है, यह भी संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने वाला है, ठीक है। तो एड्स जो है, मानिए किसी को एड्स है, ठीक है, एड्स है। अब यह एड्स किसी व्यक्ति में हो रखा है, ठीक है। अब यह एड्स क्या करता है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अब इसके सहारे अनेक रोग होने लगते हैं। तो जो एड्स होता है किसी व्यक्ति में है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। अब उस दौरान कोई दूसरा संक्रमण व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा तो वह दूसरा संक्रमण द्वितीयक संक्रमण हो जाता है। बातें को समझ गए। चलिए, अब आता है पुनः संक्रमण, री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि किसी सूक्ष्म जीव द्वारा व्यक्ति में संक्रमण पैदा होने के बाद पुनः उसी सूक्ष्म द्वारा उसी व्यक्ति में संक्रमण पैदा करना। री इन्फेक्शन का मतलब होता है दोबारा किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा व्यक्ति में संक्रमण पैदा होने के बाद पुनः उसी सूक्ष्म जीव के द्वारा उसी व्यक्ति में संक्रमण पैदा करना। जैसे किसी को टीबी हो रखा है, टीबी का इलाज चला, टीबी ठीक हो गया, लेकिन पुनः उस व्यक्ति में टीबी का ही सूक्ष्म जीव जो है फिर से टीबी उत्पन्न कर देगा, संक्रमण कर देगा, तो वह री इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब सेम सूक्ष्म जीव के द्वारा सेम व्यक्ति में दोबारा से इन्फेक्शन उत्पन्न करना ही री इन्फेक्शन कहलाता है। समझ गए।
अब है यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन या कोई बीमारी दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट के मतलब होता है अचानक से तेज़ी से जो है हमला करने वाला। क्रॉनिक मतलब होता है कि लंबे समय तक धीरे धीरे चलने वाला। ठीक है, तो तीव्र संक्रमण एक्यूट इन्फेक्शन तुरंत ही उत्पन्न होने वाला तथा कुछ समय के लिए रहने वाला संक्रमण। इसके लक्षण बहुत गंभीर होते हैं, जैसे तीव्र उंडुपुक्षुशोथ मतलब एक्यूट एपेंडिसाइटिस। समझ गए। देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि तुरंत अचानक से कुछ समय के लिए रहने वाला संक्रमण एक्यूट इन्फेक्शन कहलाता है। इसके लक्षण बहुत गंभीर होते हैं, मतलब होता है कम देर के लिए, तुरंत आता है, लेकिन इसका लक्षण गंभीर होते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस। अब एपेंडिसाइटिस दो तरह के होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। जिसको क्रॉनिक हो जाएगा उसको तो सर्जरी करके अपेंडिक्स निकालना पड़ता है, लेकिन एक्यूट अचानक से अगर हुआ है तो इसको दवाई करके भी ठीक किया जा सकता है। समझ गए। तो ये हो गया एक्यूट इन्फेक्शन। आगे है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दूसरा है क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि यह संक्रमण धीरे धीरे उत्पन्न होता है और धीरे धीरे बढ़कर बहुत दिनों तक रहता है, जैसे टीबी हो गया, एड्स वगैरह हो गया। ठीक है ना, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन धीरे धीरे उत्पन्न होता है, धीरे धीरे आपको इसको लक्षण दिखेंगे, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़कर बहुत दिनों तक रहता है, जैसे टीबी यानी क्षय रोग। ठीक है, चलिए अब आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन यह एक तरीका है जिसमें आप किसी चीज़ को विसंक्रमित कर सकते हैं। तो हॉट एयर ओवन यह विसंक्रमण का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, मैंने पहले ही बताया। इसमें विसंक्रमण के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा 1 घंटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए। इस विधि के द्वारा कांच की सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पीपीटी, ठीक है ना, सीजर, पाउडर लिक्विड, पैराफिन आदि का विसंक्रमण किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा होता है जो बराबर रूप से गर्म वायु का संचार करता है। देखिए, हॉट एयर ओवन का मतलब है कि एक भट्ठी रहता है हॉट वाला। ठीक है, इसमें तापमान इतना होता है और इसमें एक पंखा भी लगा होता है। जिस प्रकार से कूलर में देखते होइएगा कि एक पंखा लगा रहता है और चलता है तो उससे ठंडा हवा आता है, उसी प्रकार से इसमें गर्म रहता है, टेम्परेचर रहता है, इसमें पंखा लगा रहता है। जब ये चलता है तो यह गर्म हवा निकालता है। अब यह गर्म हवा क्या करता है, सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लैक्स, पीपीटी, सीजर, पाउडर लिक्विड, पैराफिन आदि का जो है विसंक्रमण करता है। इसके सामने लाने से वह उसको विसंक्रमण कर देता है। ठीक है, यह पंखा लगा होता है जो बराबर रूप से गर्म वायु निकालता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन भी आप लोग पढ़े होंगे। यह दूध की उष्मा उपचार की विधि है जिससे रोग कारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। दूध ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों को जो है इससे हम लोग विसंक्रमित करते हैं। पाश्चुराइजेशन में हम लोग एक निश्चित दाब पर जो है हम लोग किसी भी चीज़ को विसंक्रमित करते हैं। इसमें रोग कारक जो भी बैक्टीरिया है वह नष्ट किया जाता है आसानी से। ठीक है ना, तो जब इसको डिटेल में पाश्चुराइजेशन के पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यही समझिए, यह लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे पाश्चुराइजेशन नाम रखा गया। लुई पाश्चर के नाम से ही पाश्चुराइजेशन रखा गया। ठीक है, पाश्चीकृत यह क्या करता है कि जैसे खाने वाला दूध हो गया, इसमें अगर हम काँचा दूध को खाएंगे तो वह इन्फेक्शन कर सकता है, उसमें बहुत सारे गंदगी रहता है। लेकिन यह दूध को अगर आपको अच्छे से रखना है विसंक्रमित करके, तो उसको पाश्चुराइज किया जाता है उष्मा पर। ठीक है, एक निश्चित उष्मा पर इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है और तब इसे पैक करके जो है भेजा जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया होती है हानिकारक वह नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, और यह खाने लायक हो जाता है। अब आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, इस विधि में अधिक दाब। ऑटोक्लेव एक मशीन होता है जो आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा या जो आपको ठीक है ना वर्टिकल मिल जाएगा या हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है ना, ये इक्विपमेंट होते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए, या तो वर्टिकल होगा या आपके या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। दो तरह के मशीन होता है। इस मशीन में अधिक दाब, उच्च ताप और उच्च आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, ये वाले मशीन में, ऑटोक्लेव में। ठीक है, जिससे जो विष संक्रमण के लिए जो आवश्यक हमें टेम्परेचर चाहिए वह बना रहता है
ऑटोक्लेव में जो भी पैक की गई वस्तु है उसको हम लोग आसानी से भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्लेव एक मशीन होता है। ठीक है, ऑटोक्लेव जिसमें ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें उच्च ताप और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, जिससे बीज संक्रमण के लिए एक आवश्यक तापमान बना रहे। ऑटोक्लेव में जो भी वस्तुओं को पैक की जाती है उसको आसानी से हम भेज सकते हैं। तो यह हो गया ऑटोक्लेविंग। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका अंग है। ठीक है, सेल के अंदर रहने वाला ऑर्गेन है। ठीक है, कोशिका के अंदर, जिसको हम लोग सूत्रकनिकाएं कहते हैं। कोशिका द्रव में अंडाकार या धागों के समान छोटी छोटी संरचना तैरती हुई दिखाई देती है। जब आप लोग सेल पढ़िएगा डिटेल से तो आपको पता चलेगा कि ये सेल है, इसमें केंद्रक होता है और ये जो है इसमें द्रव भरा होता है और इसी द्रव में जो है आपके छोटी छोटी संरचना अंडाकार या धागों के समान संरचना तैरती हुई रहती है इसी द्रव में। इन्हीं को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। यह कोशिका का एक अंग होता है जो कोशिका द्रव में, ये कोशिका द्रव होता है यहाँ पे, इसमें धागा या अंडाकार संरचना के तरह जो है तैरते रहता है इस कोशिका द्रव में, और इसका जो है इन्हीं को हम लोग सूत्रकनिकाएं कहते हैं। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आता है राइबोसोम। यह भी आपका एक कोशिका के ही अंग है। ठीक है, सेल का ही एक ऑर्गेन है, सेल का ही अंग है। ठीक है, राइबोसोम कनिका ग्रेनुलस, ठीक है ना, रिबोसोम कनिका ग्रेनुलस की तरह होते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम जो होते हैं यह कनिका की तरह होते हैं। एक कोशिका द्रव के अंदर एकाकी अथवा समूह में होते हैं। मतलब यह राइबोसोम जो होता है, जैसे यह कोशिका है, कोशिका द्रव पर बहुत सारे ऑर्गेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम यह गुच्छा में होता है। ठीक है, या एकाकी रूप से भी मिलेगा, गुच्छा में होगा। ठीक है, या एकाकी रूप से भी मिलेगा जो कि द्रव में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में। अब ये जो होता है एकाकी मतलब एक या समूह में मिलेगा, जिसमें राइबोन्यूक्लियक अम्ल रहता है। इस राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लियक एसिड होता है। एवं समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं से निर्मित होता है, अतः इनको प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहते हैं। तो राइबोसोम क्या करता है, कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। आधे से ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण इसी राइबोसोम में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लियक एसिड होता है, जो समस्त कोशिका आधे से ज़्यादा को प्रोटीन निर्मित करता है और इसको प्रोटीन निर्माण कारखाना कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि राइबोसोम क्या है, तो यह प्रोटीन की कारखाना है जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कोशिका के लिए यही निर्माण करता है, राइबोसोम। क्यों, क्योंकि इसमें आरएनए होता है। यह एकाकी या समूह में मिलते हैं। बातों को समझ गए। चलिए, अब आता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम देख लीजिए, मैंने अभी पढ़ाया राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। ये सब समझना जरूरी है क्योंकि ये सब कोशिका अंग है। आपको कोशिका के लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब लिखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, ठीक है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी आप जान लीजिए कि हाँ ये सब क्या होता है, इसी सब को वहाँ पे लिख दीजिएगा। सेंट्रोसोम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना होती है। देखिए, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म इसी को कहते हैं, इसका एक सेंट्रोसोम, ठीक है ना, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना होती है जो चारों ओर से धागे जैसी संरचना से घिरी हुई रहती है तथा दो कंद्रिकाओं से निर्मित होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन की क्रिया को पूर्ण करना होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, यह कोशिका विभाजन रिप्रोडक्टिंग में, मतलब कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु मतलब बहुत ही छोटा एक घनीभूत संरचना होती है। मतलब सेंट्रोसोम एक घनीभूत संरचना होती है, काफ़ी छोटा होता है, जो चारों तरफ की ओर से धागे जैसी संरचना से घिरी रहती है। इसमें दो केंद्रिका होते हैं, से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन की क्रिया को पूर्ण करना होता है। तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन को पूर्ण करना।
अब यहाँ पे आता है मिटोसिस डिवीजन, समसूत्री। इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाले एक ही आकार दो अनुजात कोशिकाएं डॉटर सेल उत्पन्न होती है। इस प्रकार का विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन क्यों होता है, क्यों जरूरी है। तो आपको पता है हमारे बॉडी में एक सेल जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जिंदा ही रहेगा, तो वह सेल डेड होते रहता है, मृत्यु होते रहता है सेल को। तो मृत्यु हुए सेल के स्थान पर नए सेल, नए कोशिका आता है, वह विभाजन करके ही आता है। इसीलिए विभाजन आवश्यक होता है। बातों को समझ गए। तो समसूत्री विभाजन कहने का मतलब है कि इसमें विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाले एक ही आकार के दो अनुजात कोशिकाएं उत्पन्न होती है। मतलब समसूत्री विभाजन में एक ही आकार, मतलब एक समान आकार के दो अनुजात कोशिकाएं, मतलब दो डॉटर सेल उत्पन्न होते हैं, तभी तो दोनों में समान समान गुण होगा ना। इस प्रकार के विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, मतलब सोमैटिक सेल में होता है। इस प्रकार के जो समसूत्री विभाजन होता है यह सोमैटिक सेल में होता है। कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित होता है। मतलब ये जो सोमैटिक सेल है जो विभाजन के बाद आता है, यह नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर आता है। ठीक है। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन में समान गुण वाले दो सेल अलग अलग बंटते हैं जो अनुजात होते हैं। दोनों के जो गुण होते हैं समान होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के जो विभाजन होता है यह सोमैटिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। और एक कायिक कोशिका जो होता है यह नष्ट हुए कोशिकाओं के जगह पर जाकर स्थापित हो जाता है। बातों को समझ गए। समसूत्री इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें समान सूत्र होते हैं, समान गुण होते हैं, बस यही। ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए अर्धसूत्री है, मियोसिस। वो था मिटोसिस, ये है मिटोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल लिंग विकसित मैच्योर कोशिकाओं जैसे डिंब व शुक्राणु में ही होता है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक, सेक्स सेल एंड जीमेट्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम 46 होते हैं। जब भी निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो यह युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। जैसे आपको पता होगा कि मेल और फीमेल, मेल से क्या निकलता है? शुक्राणु, फीमेल से अंडाणु। तो कहीं ना कहीं यह दोनों भी कोशिका से बना है। और जब ये दोनों आपस में मिलता है, ठीक है, निषेचन होता है, तो ये जो यहाँ पे जो कोशिका होता है यही लिंग के निर्माण करता है। ठीक है, विकसित करता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का बहुत बड़ा रोल है और यूँ कहा जाए तो नहीं रोल है। इसे हम लोग सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन केवल लिंग विकसित करने वाली कोशिका होती है जो डिंब और शुक्राणु में ही होता है। ठीक है ना। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक कोशिका भी कहते हैं जो विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में 23 जीरो क्रोमोसोम यानी 46 होते हैं। जब भी निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो यह युग्मनज या जो जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है यह इसी अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इस युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र शुक्राणु का और 23 गुणसूत्र डिंबाणु का होते हैं। इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्र विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यह लिंग सूत्र होता है या लिंग को विकसित करने वाला विभाजन होता है। ठीक है, यह निषेचन के फलस्वरूप इसमें जो लिंग का विकसित होता है वह इसी विभाजन से होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या है? तो मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, ये सब कोशिका मिलकर एक समूह के रूप में ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ही कहता है मानव शरीर में एक समान संरचना के, एक समान कार्य करने वाली कोशिका के जो भी समूह है वह ऊतक कहलाते हैं। मतलब एक समान काम करने वाला कोशिका और एक समान के दिखने वाला संरचना वाला कोशिका वह मिलकर ऊतक बनाता है समूह। ठीक है। चलिए, एसिटाबुलम क्या होता है? देखिए, एसिटाबुलम हिप बोन मतलब जो जांग की हड्डी होता है ना, उसका एक सॉकेट होता है, मतलब एक गड्ढा संरचना होता है। इसी गड्ढा संरचना में जांग के हड्डी जो है आकर आपके फिट होते हैं और इसी को हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है। हिप बोन यानी कूल्हे का हड्डी का एक सॉकेट होता है, एक ढांचा, एक गड्ढा होता है
जिसमें फीमर अस्थि आकर फिट होता है, बैठता है, उसी को एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम देख लीजिए, यह आपके जो यूट्रस होता है, यूट्रस, यह यूट्रस का आपका लेयर है। यूट्रस 3 लेयर में होता है। एक होता है पेरीमेट्रियम ऊपर वाला, मायोमेट्रियम होता है बीच वाला मीडियम वाला, और इंडोमेट्रियम होता है सबसे आंतरिक परत। ठीक है, गर्भाशय का यह आंतरिक परत एक प्रकार के विशिष्ट श्लेष्मक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है। जो गर्भाशय का भीतरी परत होता है वह म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। अब किसी को महामारी शुरू होता है, वेजिना से डिस्चार्ज होता है किसी फीमेल को, तो यही म्यूकस मेम्ब्रेन, यही यूट्रस का आंतरिक लेयर जो है टूट टूट कर ब्लड के साथ निकलता है, समझ गए। तो यही इसीलिए यह म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है और योनि एवं फैलोपियन नलिकाओं के निरंतर में रहती है। अब यह इंडोमेट्रियम किसके संपर्क में रहता है? फैलोपियन ट्यूब के और वेजिना के भी संपर्क में रहता है। ठीक है, यह गर्भाशय के भीतर की मायोमेट्रियम के साथ मजबूती से जुड़ी हुई स्तंभाकार उपकला कोलुमनर एपिथेलियम की बनी 3 से 4 मिलीमीटर मोटी परत होती है, जिसमें अनेक श्लेष्मा स्रावी जो है ग्रंथियां होती है, जो क्या करता है? स्रावित करता है। तो यह इंडोमेट्रियम होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस श्लेष्मा झिल्ली के बना होता है, जो योनि और फैलोपियन ट्यूब के निरंतर में रहती है। ठीक है, यह मायोमेट्रियम के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है और यह मायोमेट्रियम मध्यम लेयर होता है। ठीक है, यह कोलुमनर एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, परत होता है। इसमें अनेक श्लेष्मा स्रावी ग्रंथियाँ ग्लैंड्स होती है जो स्रावित करता है। तो यही आपका इंडोमेट्रियम हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हो गया समापत। जिनको भी ये चीज़ें पढ़ना हो वो आराम से कहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, यह आपको मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ अभी, nursingyan.com पर यह सब के सब मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप आसानी से इससे जो है आप फर्स्ट ईयर के बायो साइंस के डिफिनीसन एंड क्यूबी वाला में जाकर डिफिनीसन के सारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक ही पोस्ट में सारे डिफिनीसन के आपको जितना पहले पढ़ाए हैं अभी पढ़ा रहे हैं सब एक ही जगह मिलता है। ठीक है, मिलेगा अगले वीडियो में। जिनको नहीं पता है कि कहाँ से पढ़े, तो आप जाइए चैनल पर, मैं वेबसाइट का कैसे कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है मैं बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देख लीजिए, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ओके।